अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है इसमें हम अपने दरसी किताब के सफ़ा नंबर या पेज नंबर 25 पर मौजूद वर्ड प्ले को समझेंगे और पढ़ेंगे। इस वर्ड प्ले में हमें 3 चीज़ें बताई गई है। नंबर 1 है एनाग्राम, नंबर 2 है मदर टंग और अदर टंग्स, और एंड पर है रिडल्स। तो पहले देखते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम कहते हैं एन एनाग्राम इज अ प्ले ऑन वर्ड्स क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड और फ्रेज। क्या एनाग्राम एक खेल होता है, एक गेम होता है लफ्ज़ों का, जिसे ओरिजिनल वर्ड जो या एक्चुअल वर्ड है उसके अल्फाज, उसके लेटर्स को रीअरेंज करके यानी तरतीब उनकी बदल कर एक नया वर्ड या एक नया फ्रेज बनाया जाता है। एनाग्राम कैन बी फन एंड विटी। कि एनाग्राम जो होता है तो फन भी होता है यानी मज़ेदार भी होता है, और विटी भी होता है। विट माने ऐसा होता है कि ऐसा मजाक जो बहुत जहानत से भरा हुआ हो, जिसके अंदर एक बहुत ही बारीक नुक्ता, बारीक पॉइंट हो, और जिसको अक्सर लोग समझ ना पाए, लेकिन जो उस बारीक से पॉइंट को समझ लेते हैं तो उन्हें वो मजाक बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने में मज़ा आता है उनको। तो इससे हमें पता चलता है कि एनाग्राम का इस्तेमाल से हम अपने जुमलों में मजाक और मज़ाक का पहलू पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं। और ये हर एक के समझने की बात नहीं होंगी, बल्कि जिनको हमारा बारीक सा नुक्ता, बारीक सा पॉइंट हमारे जुमले में जो हमने बनाया है एनाग्राम के ज़रिए, तो उन्हीं को समझ में आएगा जिनको हमारे वर्ड में हमने जो एनाग्राम लाया है वो समझ में आएगा। We can often find the examples of anagram in everyday life। कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई एनाग्राम के मिसालें पा सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम कई बार इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि जो एनाग्राम की मिसाल बन सकती है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कई एनाग्राम के मिसालें दी गई है। यहाँ पे पहली मिसाल देखिए, यह है स्टेट। स्टेट का जो हमने एनाग्राम बनाया वो है टेस्ट। यहाँ पे देखिए टी को यहाँ लगा दिया गया, ए और एस बाद में आ गया, और टी ई एंड पर है। तो कोई हमने जो पहले के जो 3 लेटर है तो उनको रीअरेंज किया तो स्टेट का बन गया टेस्ट। लेटर्स एकदम एग्जैक्टली उतनी ही है, यानी जितने लेटर्स स्टेट में इस्तेमाल हुए उतने ही टेस्ट में इस्तेमाल हुए, लेकिन हमने इनको रीअरेंज किया, इनकी तरतीब बदली, तो इसके ज़रिए हमें एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बन सका। उतने ही लेटर टेस्ट में है, उतने ही लेटर स्टेट्स में। दूसरा जो वर्ड है डस्टी। डस्टी मतलब धूल वाला, धूल से भरा हुआ। उसी से हमने वर्ड बनाया स्टडी। एस यहाँ पे है, एस यहाँ पे लगा दिया गया, टी यहाँ पे टी आ गया, यू यहाँ पर है, डी यहाँ पे और वाई यहाँ पे। तो गोया के लेटर्स हमने कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, कोई लेटर्स उसमें से कम भी नहीं किया, बल्कि जितने लेटर डस्टी में है उतने ही लेटर स्टडी में है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी तरतीब बदल कर रीअरेंज करके एक नया वर्ड क्रिएट किया, एक नया वर्ड बनाया। अगर हम किसी को कहें कि आई स्टडी इन अ डस्टी रूम, तो उसको सुनने वाले को इसके अंदर बात समझ में आएंगी कि स्टडी और डस्टी दोनों बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसके वजह से आपके जो जुमला है तो उसमें एक अलग ही तरीके का मज़ा पैदा हो जाएगा। थर्ड जो वर्ड है वो है सेव, और उसका हमने जो एनाग्राम बनाया वो है वेस। वेस कहते हैं एक सुराही नुमा बर्तन को, एक सुराही नुमा गुलदान को, जिसमें अक्सर फूल को रखा जाता है। गुलदान को वेस कहते हैं। जुमला आप बना सकते हैं, माई क्विक रिएक्शन कुड सेव द वेस। कि मेरे क्विक रिएक्शन की वजह से मैं वेस को बचा सका, यानी वेस गिर रहा था तो फ़ौरन क्विक रिएक्शन दिया मैंने, फौरी रद्द अमल दिया, तो उसके वजह से वेस को बचाया जा सका। चौथा जो वर्ड है वो है थिंग। थिंग से आप नाइट एनाग्राम बना सकते हैं। एन जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे पहले आ गया, आई उसके बाद में आ गया, GST यहाँ पे एंड पर आ गए। अब यहाँ से हमें कुछ
लेटर्स किताब में दिए गए हैं जिनके हमको एनाग्राम बनानी है। तो वो लेटर्स क्या क्या है? 10 का हम जो एनाग्राम बना सकते हैं वो है नेट। नेट मतलब जाली। आई हैव 10 नेट, कि मेरे पास 10 जालियाँ है। आई हैव 10 नेट्स। छठा जो वर्ड है वो है डेयरी, और उसका हम जो एनाग्राम बना रहे हैं वो है डायरी। यहाँ पे बस 2 लेटर को हमने रीअरेंज किया, उसकी वजह से एक नया हमको वर्ड मिला, वो है डायरी। अगर आपके पास एक डायरी है जिसमें आप अपने डेयरी का हिसाब लिखते हैं, तो आप किसी से कहेंगे कि गिव मी माय डेयरी डायरी। तो इस तरह सुनने वाले को पहले तो कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन बाद में उसको जब पॉइंट समझ में आएगा कि आपने क्या पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया अपने जुमले में, तो उसको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। 7वां जो वर्ड है वो है ग्लीन। ग्लीन कहते हैं कि जब हम फसल को काटते हैं, फसल काटने के बाद में जो थोड़ा बहुत नीचे गिरा हुआ या दरख्तों पे कुछ और फल या उसी तरह की उसकी पैदावार बच जाती है, तो उसको फिर जो चुनने का या हासिल करने का अमल है, तो उसको हम कहते हैं ग्लीन। ग्लीन से हम जो वर्ड बना सकते हैं वो है एंजल। एंजल मतलब फरिश्ते या फरिश्ता। अगर आप जुमले में इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि द वर्कर्स हु ग्लीन आर एंजल्स फॉर अस, कि वो मजदूर या वो वर्कर जो ग्लीन का या बाद में चुनने का काम करते हैं वो हमारे लिए फरिश्ते हैं। तो आपने एक ही जुमले में ये दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल किया, ग्लीन को भी और एंजल को भी। 8वां जो वर्ड है वो है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब साबिक, पुराना, जो इससे पहले अमल में था। उससे हम जो वर्ड बना सकते हैं वो है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब दोबारा किसी की तश्कील देना, दोबारा किसी चीज को बनाना। अगर हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि द फॉर्मर रिफॉर्म पॉलिसी शुड बी रिफॉर्म्ड, कि जो पुरानी रिफॉर्म पॉलिसी है, इस्लाह की पॉलिसी है, तो उसको दोबारा उसकी तश्कील दी जानी चाहिए। फॉर्मर मतलब पुरानी, साबिका, और रिफॉर्म मतलब दोबारा तश्कील देना, किसी चीज़ को फिर से बनाना या उसमें इस्लाह करना, उसको उसके अंदर जो खराबी है उसको सही करना। 9वां जो वर्ड है वो है ऑक्शन। ऑक्शन कहते हैं किसी चीज़ की बोली लगाना। उसी से हमने जो एनाग्राम बनाया वो है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब तालीम। हम इसको वर्ड में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट बी ऑक्शन, इट मस्ट बी फ्री। एजुकेशन की बोली नहीं लगाई जानी चाहिए बल्कि वो फ्री हो। 10वां जो वर्ड है वो है लिसन। उससे हम जो एनाग्राम बना सकते हैं वो है साइलेंट। बी साइलेंट एंड लिसन, खामोश रहो और सुनो। यहाँ पे आपने दोनों वर्ड का इस्तेमाल किया। 11वां जो वर्ड है वो है एलर्जी। एलर्जी कहते हैं कि किसी चीज़ की आपको एलर्जी हो जाती है और उसके वजह से आपको कुछ परेशानी या तकलीफ होती है, तो उसका जो हमने एनाग्राम बनाया वो है लार्जली, बड़े पैमाने पर। लार्जी मतलब बड़े पैमाने पर। 12वां जो वर्ड है वो है फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब होता है कि किसी के जनाजे के या किसी के आखिरी रसूमात अदा करना, यानी किसी शख्स के मरने के बाद में कल्चरली जो भी रसूमात या रस्म व रिवाज होते हैं तो उसको हम फ्यूनरल कहते हैं। उसको हम जनाजा भी कह सकते हैं, अंतिम संस्कार भी कर सकते हैं। तो फ्यूनरल, उसको हम जो एनाग्राम बनाते हैं वो है रियल फन। और जो 13वां वर्ड है वो है टीचर, और उसका जो एनाग्राम बनता है वो है चीटर, या फिर रीटीच भी बन सकता है। हम उसका जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अ टीचर हैज़ टू रीटीच अ चीटर, कि टीचर को डबल पढ़ाना पड़ता है, दोबारा पढ़ाना पड़ता है एक चीटर को, एक नकलची को। 14वां और जो आखिरी लेटर है वो है डॉर्मेट्री या डॉर्मेटोरी। दोनों इस तरह से उसका तलफ़ुज़ होता है, डॉर्मेट्री और डॉर्मेटोरी। डॉर्मेट्री कहते हैं ऐसे बड़े से रूम को जिसमें कुछ पलंग लगे होते हैं और थोड़ा बहुत फर्नीचर होता है, और जिसे अक्सर
स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं या बैकपैकर्स इस्तेमाल करते हैं। बैकपैकर कहते हैं ऐसे सफ़र करने वालों को जो बहुत ही मुख्तसर सा सामान लेके अपनी सिर्फ पीठ पर बैग लेकर सफ़र करते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं तो डॉर्मिटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो एनाग्राम बनता है वो है डर्टी रूम, गंदा सा कमरा। तो अगर आप किसी डॉर्मिटरी में रुके, वहाँ पे आपको पसंद नहीं आया, बहुत गंदा, तो आप कह सकते हैं कि माय डॉर्मिटरी वाज अ डर्टी रूम। ये डॉर्मिटरी एक गंदा सा कमरा था। तो इस तरह हमने जाना कि एनाग्राम किसी वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड क्रिएट करने का नाम है। ये विटी भी होता है, यानी इसके अंदर मजाक का पहलू पाया जाता है, फन भी होता है, और इसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे वर्ड प्ले का जो अगला पॉइंट है वो है मदर टंग और अदर टंग। हम अक्सर हमारी और इंग्लिश ज़बान में या दूसरी ज़बानों के बीच में देखते हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका तलफ़ुज़ उस ज़बान में भी और हमारी ज़बान में भी सेम होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल हूबहू होता है, लेकिन वही लफ्ज़ उस ज़बान में कोई और माने में आता है और हमारी ज़बान में कोई और माने में आता है। यहाँ पे कुछ मिसालें भी दी गई है, जैसे रोज़। रोज़ जो है तो इंग्लिश में माने होते हैं उसका गुलाब का फूल, एक फ्लावर होता है, लेकिन हिंदी, मराठी और उर्दू के अंदर रोज़ के माने होते हैं डेली, हर दिन। दूसरा जो लेटर है वो है सन और सन, SUN मतलब होता है सूरज और SON मतलब होता है बेटा। लेकिन मराठी और हिंदी और उर्दू में भी, मराठी के अंदर होता है कि नया साल या साल, और हिंदी के अंदर होता है कि साल, और उर्दू के अंदर भी इसको सन मतलब होता है साल। तो इस तरह हमने देखा कि इंग्लिश में अगरचे इनके माने कुछ और है, लेकिन हिंदी, मराठी और उर्दू में इनके माने कुछ और है, और तलफ़ुज़ सबका एक ही है। पीस और पीस। पीस जो पहला वर्ड है PIECE, तो इसका मतलब होता है अ बिट, मतलब थोड़ा सा, और पीस का मतलब होता है काम, मतलब शांत, शांत या पुरसुकून। लेकिन पीस के जो माने मराठी में होते हैं अ फेदर, यानी पर, और हिंदी में होता है पीस माने किसी चीज़ को पीसना, ग्राइंड करना। आखिरी जो वर्ड है वो है काम। काम माने होता है पीसफुल। इंग्लिश में पीसफुल मतलब होता है कि पुरसुकून, शांत, कोई चीज़ बिल्कुल पुरसुकून हो उसको हम कहेंगे काम। लेकिन वही वर्ड हिंदी और मराठी और उर्दू में किसी काम, किसी वर्क के माने में इस्तेमाल होता है। आप जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कीप काम एंड डू काम, शांत रहो, खामोश रहो, पुरसुकून रहो और अपना काम करो। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई हमारे लिए। उस एक्टिविटी में देखिए कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश में किसी और माने में आते हैं, लेकिन अपनी ज़बान में हिंदी, मराठी, उर्दू में कुछ और माने में आ सकते हैं। पहला जो वर्ड है वो है बोट। बोट के इंग्लिश में माने होते हैं कश्ती। बोट, कश्ती को कहते हैं इंग्लिश में BOAT, लेकिन हिंदी, मराठी और उर्दू में बोट माने होता है हमारा जो फिंगर टिप होता है, हमारे उंगली का एक हिस्सा हो कह सकते हैं। मराठी में देखिए यहाँ पे दिया डॉटर इन लॉ। मराठी में उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है डॉटर इन लॉ के लिए वो है सून, और इंग्लिश में उसके जो माने होते हैं कि अर्ली, जल्दी। लेकिन वही वर्ड सून मराठी में डॉटर इन लॉ के माने में इस्तेमाल होता है। वर्ड जो है इंग्लिश में वो है रोप। रोप माने अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, एक मजबूत सी रस्सी। लेकिन मराठी में उसे हम कहेंगे, मराठी में जो वर्ड रोप होता है तो उसको हम कहते हैं कि जो नए नए ताज़ा ताज़ा पौधे आते हैं तो उनको रोप कहते हैं। लेक माने होता है इंग्लिश में पॉन्ड या तालाब, लेकिन मराठी में लेक माने होता है बेटी। नेम जो वर्ड है इंग्लिश में उसके माने होते हैं कि किसी पर्सन का नेम, नाम, लेकिन मराठी में नेम कहते हैं किसी चीज़ के निशाने को, हदफ को। इसी तरह मोर, मोर माने होता है कि ज़्यादा,
इंग्लिश में मोर एक वर्ड है जो किसी चीज़ की मिकदार बताने के लिए आता है, लेकिन हिंदी, मराठी और उर्दू में ये वर्ड एक परिंदे का नाम है जिसको इंग्लिश में पीकॉक कहते हैं, मोर। इंग्लिश का जो वर्ड है केस, उसको सूट के मायने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही वर्ड मराठी में केस जो है तो उसको हम बालों के माने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमने अभी देखा कि मुख्तलिफ ज़बानों में कुछ अल्फाज ऐसे हो सकते हैं जो तलफ़ुज़ एक ही रखते होंगे लेकिन उनके माने मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह के जो अल्फाज है उनको भी हम जुमलों में कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके ज़रिए हमारे जुमले में एक फ़न, एक विटीनेस आ जाता है। अब आखिरी में जो पॉइंट हमें बताया गया है वो है रिडल्स। रिडल्स मतलब पहेलियाँ। पहेलियाँ हर ज़बान में पाई जाती है, लोग पहेलियों को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि पहेलियाँ जो है तो हमारे दिमाग को एक चैलेंज देती है, अल्फाजों को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बयान करती है, तो उसकी वजह से उसमें एक मज़ा भी पाया जाता है। अक्सर ये राइमिंग भी होती है, तो उसकी वजह से उनको याद करना और याद करने के ज़रिए उनसे सीखना बहुत आसान होता है। बच्चों को अक्सर बताई जाती है, बच्चों को अक्सर सिखाई जाती है ताकि उनसे उनके अल्फाज का ज़ख़ीरा भी बढ़े, उनके जहन को सोचने की एक राह भी मिले। लिहाजा हर ज़बान में रिडल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कुछ रिडल्स आपके लिए दिए गए हैं और हमको पता करना है कि वो रिडल्स के माने क्या होते हैं और उनको मुराद क्या है। पहली जो रिडल है, व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप, कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाती। तो वो है बारिश, रेन, क्योंकि बारिश हमेशा नीचे ही आती है, कभी नीचे से ऊपर बारिश नहीं होती। दूसरा जो रिडल है वो है व्हाट हैज़ हैंड्स बट कैन नॉट क्लैप, कि वो कौन सी चीज़ है जिसके हैंड है लेकिन वो ताली नहीं बजाती। तो वो है घड़ी, अ वॉच। वॉच इसलिए कि जो घड़ी के कांटे होते हैं उन्हें इंग्लिश में हैंड्स कहते हैं। तो गोया वॉच के पास हैंड है लेकिन वो क्लैप नहीं कर सकती, ताली नहीं बजा सकती। व्हाट हैज़ अ नेक बट नो हेड, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसके पास गर्दन तो है लेकिन सर नहीं। तो ऐसी चीज़ इसका वो है बॉटल, क्योंकि जो बॉटल का ऊपरी सिरा जो सबसे बारीक सिरा होता है तो उसको बॉटल नेक कहते हैं, यानी बॉटल की गर्दन, लेकिन उसका सर नहीं होता। वो अगली जो रिडल है वो है व्हाट कैन यू सी इन अ कैलेंडर एज वेल एज ईट इट अप, कि वो क्या चीज़ है जिसको आप कैलेंडर पे भी देखते हैं लेकिन साथ में खा भी सकते हैं। तो वो चीज़ है खजूर या डेट। डेट जो वर्ड है वो डेट तारीख के माने में भी आता है और डेट जो वर्ड है वो खजूर के माने में भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। तो वो एक ही वर्ड है लेकिन उसके दो माने, तो इसीलिए हम डेट को कैलेंडर पे भी देखते हैं और उसको खा भी सकते हैं। What belongs to you but is used more by others, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी लेकिन ज़्यादातर उसे दूसरे ही लोग यूज़ करते हैं, दूसरे ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो है आपका नाम। आपका नाम है लेकिन यूज़ उसे, इस्तेमाल उसे दूसरे लोग करते हैं। हर वक्त आपको बुलाने के लिए, आपको पुकारने के लिए आपका नाम लेते हैं, आप अपना नाम उनसे कम ही लेते हैं। लिहाजा ये ऐसी चीज़ है कि जो आपसे आपकी है लेकिन उसे दूसरे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने हमारे दरसी किताब के पेज नंबर 25 पर मौजूद वर्ड प्ले को देखा, जिसमें हमने एनाग्राम, अदर टंग और मदर टंग और रिडल्स के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस लेसन से ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।